अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। आज कौमी असम्बली के बजट इजलास में अरकान असम्बली के दरमियान इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू देखने को मिली, जहां एक जानिब हुकूमत और अपोजिशन के अरकान के दरमियान सख्त जुमलों और गिलों शिकवों का तबादला हुआ, वहीं पर हुकूमत के हिमायती और इत्तेहादी जमातों के माबैन भी मुकाबला सख्त रहा। साथ ही पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से मुस्लिम लीग नून पर सख्त तनकीद भी सामने आई। जहाँ ईवान के माहौल में तशनगी नजर आ रही थी, वहीं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान खुशगवार गुफ्तगू के बायस ईवान का माहौल थोड़ा सा साजगार भी हुआ। कौमी असम्बली का इजलास तो बजट पर जारी है, लेकिन आज मौजूद गुफ्तगू ज्यादातर आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, मिसाक जमहूरियत और बल्दियाती इंतखाबात रहे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि किसी भी किस्म की आईनी तरमीम से पहले मुल्क भर में इंतखाबात करवाए जाएं। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को खबरदार करते हुए बताया कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके वज़रा जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आने वाले वक्त में आपकी मुश्किलात बढ़ा देंगे। बिलावल भुट्टो का मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत को निशाना बनाते हुए कहना था कि ऐसे वज़ीर जो सियासी तनाव के दौरान तेल छिड़कने का काम करें, आखिर वो काबीना का हिस्सा क्यों है। अपनी तकरीर के दौरान बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून को पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का चैलेंज भी दिया है। साथ ही हुकूमत पर यह इल्जाम भी आयद किया है कि हुकूमत अपनी इत्तेहादी जमात यानी MQM को बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून बल्दियाती इंतखाबात करवाने से खौफजदा है। इसलिए जहां जहां मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वहां बल्दियाती निज़ाम मौजूद ही नहीं है। दौरान इजलास वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक बार फिर अपोजिशन को मिसाक जमहूरियत की पेशकश भी की गई। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि माजी में गलतियां हमसे भी हुई हैं और आपसे भी, लेकिन अपोजिशन की जानिब से इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया गया। आज ईवान की होने वाली कार्रवाई से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमत के लिए ये जो आजकल सिचुएशन है, यह वक्त है, ये कोई बहुत आसान या साजगार नहीं है, मुश्किल है। और ये आज का दिन जो था पार्लियामेंट्री बिजनेस वो भी खासा मुश्किल था। थोड़ा सा ये जो इश्यूज रेज किए गए आज की पूरी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के अंदर, उस पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया मेंबर नेशनल असेंबली की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से समर हारून बिलोर ने। बहुत शुक्रिया आपका समर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर नेशनल असेंबली के मुबीन आरिफ जट मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका भी मुबीन, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर सियासतदान है कादिर मंदोखेल साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। समर हारून साहब, अगर आप इसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। वैसे तो सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो साहब जो है वो जब भी बात करते हैं वैसे बड़ी अच्छी मैच्योर नपीतुली गुफ्तगू करते हैं। वो कह रहे हैं आपके अपने वज़रा ही आपके प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में नहीं है। वैसे उन्होंने लगी लिपटी कोई नहीं किया, उन्होंने बता दिया कि वो किसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन है नहीं। आई थिंक बिलावल साहब की आज तकरीर मैंने सुनी। उन्होंने जो बातें की उसको फ्लोर ऑफ द हाउस पे रिफ्यूट भी कर दिया गया। एंड आई थिंक अगर ख्वाजा आसिफ साहब की या राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट थी, उन्होंने विद प्रूफ्स डिटेल बताई कि वो जो कश्मीर के हवाले से जिम्मेदाराना बयान तो था, दिलाजारी करने वाला बयान भी था। देखिए वो दूसरी साइड से जो बातें हो रही थी, जिस निच पे बातों को ले जाया जा रहा था, तो आपको इन टोटलिटी इस चीज को देखना पड़ रहा है। उसमें नॉट ओनली मॉब वायलेंस इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन फिर पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। लेकिन वो उस इशू से डाइग्रेस कर गए ना, जब वो ये कहते हैं कि जिसके पास खाली कागज उठाया वो कश्मीरी नहीं होता। वो कश्मीर के एक इलाका जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो पूरे कश्मीरी हैं, वो बस नाम के कश्मीरी हैं। उन्होंने उस चीज की बारहा वजाहत भी की है। उन्होंने बताया है कि मैंने इस कॉन्टेक्स्ट पे कहा, आई मीन इट। अगर मैं पाकिस्तानी को भी के बारे में भी बात करूंगा, या मैं अगर हिंदुस्तानी के बारे में, व्हाटएवर ही सेड, आपको अपना एक लॉयल्टी दिखानी होती है। अब इस डिस्कशन में जो वो दूसरी साइड ने बात की, वो तो इन्होंने जिसको कहते हैं पर्दे के पीछे लपेट दी। उन्होंने जो बातें की हैं, मतलब पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ ना लेने तक की बात, पाकिस्तान को मतलब अपनी डिमांड्स में उसको एक साइड पे करने की बात, तो देन हमारा फिर उनके साथ क्या लेना देना। लेकिन ये पहली स्टेटमेंट नहीं है। वैसे बिलावल साहब ने आइसोलेशन में एक बयान के ऊपर बात नहीं किया। हाइब्रिड रिजीम की बात कर लें, वापदा में और मिनिस्ट्री ऑफ पावर में रिश्वत कैसे चलती है उसकी बात कर लें, दीगर भी बहुत सारी स्टेटमेंट। रिश्वत पे तो वो नई बात करे, बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं जो मैं दे सकती हूं। नहीं, ये स्टेटमेंट्स ख्वाजा आसिफ ने दी हैं। मैं कह रही हूं कि मतलब इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट्स की जो बात है वो ये है कि शायद वो कुछ कह देते हैं जो फिर बाद में संभाला नहीं जाता हुकूमत से। नहीं, हुकूमत ने उसको संभाल भी लिया है, हुकूमत ने उसका जवाब भी दे दिया है, हुकूमत ने हैंडल भी कर दिया। उनको अच्छी नहीं लगी, दैट वाज हिज राइट। आज ऑपोजिशन ने कल असेंबली के इजलास से निकल के स्पीकर अयाज सादिक साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हमें बोलने नहीं देते। आप यकीन करें यशफीन, हमने तो एज ट्रेजरी बेंचेस हमें स्ट्रिक्टली कहा गया था 8 मिनट्स की आपने एक तकरीर करनी है। एक हम लोगों ने तकरीर की, उसके बाद हम 15 दिन बैठ के ऑपोजिशन को सुनते रहे हैं।
एक एक ऑपोजिशन का जो फर्द था वो 5-5, 6-6, 10-10 दफा बोला है। अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हमने वो मसाइल सुने जो कि मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट हैं। उन्होंने हमारी बातें सुन ली होंगी जो उनके डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट हैं। आपको पूरे पाकिस्तान का एक अंदाजा हो जाता है कि किस हलके में, किस एरिया में, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या मसला चल रहा है। लेकिन फिर भी गिला जो है, फिर भी गिला। तो आई थिंक एट अ सर्टेन में पॉइंट इन चीजों में हर बंदा अपनी सफ के साथ खड़ा हो जाता है। ऑपोजिशन ने हुकूमत के ऊपर बमबारी करनी होती है। कंस्ट्रक्टिव बातें भी की हैं बिलावल साहब ने, मैं उनके ऊपर भी कमेंट लूंगी, लेकिन पहले कश्मीर के हवाले से जो बात की, कादिर मंदूक खैल साहब, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तकरीर की है और उसके अंदर कुछ चीजें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने रेज की हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि बिल्कुल कोर पे लाई करती हैं अगर हमने इस मुल्क को दुरुस्त करना है। मैं उनकी तरफ भी आऊंगी। कश्मीर वाली बात जो है उसको लेकर, और जो नशिस्तों वाली बात एक की थी राना सनाउल्लाह साहब ने, उसको लेकर भी बड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के वुज़रा प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में ही नहीं है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बिलावल साहब कुछ ज्यादा ही नाराज है हुकूमत से। क्या कोई बड़ी वजह है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी इतनी ज्यादा नाराज दिखाई देती है? नहीं जी, बिल्कुल गलत आपने सुना है। बिलावल साहब नाराज नहीं है, ख्वाजा आसिफ साहब नाराज है क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब के जो ना ग्रुप के है और सीनियर आदमी वही था। नवाज शरीफ साहब के बाद शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना है और इस वजह से उनका गुस्सा है। और पिछले असम्बली में, इस असम्बली का मैं हिस्सा था, तो ये ख्वाजा साहब सुबह आते थे और टाई शकाई बांध करके और स्पीकर पहले तकरीर उसको दे दे, वो इसी तकरीर झाड़ के और वो चला जाता था, किसी की बात नहीं सुनता था। आज भी एक चीज के मैं समझ रहा हूँ कि ये हम गद्दारी और काफिर के फतवे नहीं बांटते पीपल्स पार्टी, मगर इसको मैं क्या ले जाऊं कि कश्मीर कास को नुकसान पहुंचा है। इस शख्स ने जो कहा है कि रावलाकोट कश्मीर का हिस्सा नहीं है, तो फिर ये भी बता देते कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है या चाइना का हिस्सा है या ईरान अफगानिस्तान का है, वो भी है। ये बात कहने की कि अगर आपकी एक्शन कमेटी से मुखालफत हो सकती है, हमारी भी है, मुतालबात हो सकते हैं, अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, आपने तो पूरे खित्ते से इनकार कर दिए। और जो खुद नवाज शरीफ साहब भी कश्मीरी है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये नामुनासिब बात है। और उसके ऊपर जो ना बिलावल साहब ने बड़ी जबरदस्त जवाब दे दी और ये मौलाना साहब ने भी उसको इसकी मुखालफत की है। और इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब की वीडियो सामने आई, उसने बोला ये जो महाजरीन की सीटें हैं ये 10-12 ये तो हमारी जेब में है, हम इंतजामिया के साथ बिठा देंगे कैंडिडेट को, अल्लाह खैर सला। इसी बात को लेके एक्शन कमेटी ने कहा बाबा ये सीटें खत्म करो। हालांकि मैं जाती तौर पे भी, मेरी पार्टी भी मुखालफत करे कि सीटें खत्म नहीं होना चाहिए, मगर इस टाइप के जो वजीर है ये खुद अपनी हुकूमत के खिलाफ और इस तरह के बातें करके और हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन को या दूसरी पार्टियों को उकसा रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि फिर मैं इसके ऊपर एक सवाल ये उठा लेता हूँ कि ये शख्स पाकिस्तान का वजीर दिफा होके, चलो वजीर सब्जी और फ्रूट होता तो चलो, फिर भी वजीर दिफा हो कि वो कश्मीर के बारे में अगर इस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं तो क्या फिर हम बोलेंगे मोदी का लेकिन समर साहिबा ने भी कहा है ना कि उन्होंने वजाहत भी कर दी काफी उसकी। क्या वजाहत कर दी है? क्या वजाहत कर दी है? वो बता दे। इसने कहा बालाकोट जो है ना कश्मीर का हिस्सा ही नहीं है, तो क्या वजाहत है? आप बता दें, मैं भी सुन लो, आपके देखने वाले भी सुन लेते हैं। ठीक बात है, कुछ चीजें जो कुछ लाइंस है जो नहीं क्रॉस करनी चाहिए, इसमें तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन चलें, आप ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने गुफ्तगू की और आपका भी वही मौक़िफ़ ऑफ कोर्स है जो आपके चेयरमैन का है, उन्होंने भी यही कहा है कि कुछ लोग जो है वो प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में नहीं और नुकसान पहुंचा रहे हैं मुल्क को। थोड़ा सा सर गुफ्तगू को आगे बढ़ाती हूँ। बिलावल साहब ने अपनी तकरीर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात को लेकर भी बड़ी जामे गुफ्तगू की है। मुबीन साहब, क्योंकि मैं बिलावल साहब की तकरीर से ही मैंने गुफ्तगू का आगाज किया, आज बड़ा दिलचस्प रहा ईवान के अंदर जो कार्रवाई पूरी थी और जो दिन था, कैसे देख रहे हैं जो बिलावल साहब ने बात की है? आप लोगों का थर्ड टर्म है सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, केपीके के अंदर कोई इफेक्टिव सिस्टम तो लोकल बॉडीज का वहां पर भी नहीं है। तो नून लीग को तो खैर उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया, लोकल बॉडीज मुझे लगता है इस मुल्क की किसी भी जमात को सूट नहीं करती। सर जी, बड़ी मेहरबानी। ये लोकल बॉडीज का जो मसला है ना इलेक्शंस का, ये बिल्कुल बड़ा अहम चीज है जो बिलावल साहब ने कही है। मैं भी बड़ी दफा असेंबली के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस ये चीज कह चुका हूँ कि जैसे कि सूबाई असेंबलियों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेक्शन है, इसी तरह लोकल गवर्नमेंट के निजाम को भी होनी चाहिए और बिल्कुल उसी तरह से होनी चाहिए कि बा इख्तियार हो, अवाम के पास सारे इख्तियारात हो अपने फैसले करने के, अपनी हेल्थ के, अपनी सेहत के, पब्लिक हेल्थ के, डेवलपमेंट के, हर चीज, बल्कि पुलिस तक उनके पास हो। यकीन करें
मुझे ये बात कहते हुए शर्म महसूस हो रही है, ये जितनी सियासी जमातें हैं, कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेता, इनसे बेहतर तो वो मुशर्रफ साहब वाला बलदियाती निजाम था जो 2001 के अंदर आया। मतलब कि यकीन करें वो बाइख्तियार निजाम था, और ये सारी सियासी जमातों को इसके ऊपर सोचना चाहिए, कोई भी हो। और वाकई अगर ये हकीकी मानों में लोकल गवर्नमेंट को जो है वो निजाम लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इख्तियारात अवाम तक मुंतकिल हों, जो इनका NFC के अंदर भी ये ख्याल था, जिसे नहीं ये पूरा कर सके, चाहे वो पीपल्स पार्टी है या कोई दूसरी सियासी जमात है, मेरी भी कह लें उसके अंदर आ गई। लेकिन ये बड़ा जरूरी है। प्रोविंशियल फाइनेंस जो कमीशन है PFC नहीं कर पाए, फिर उसके बाद ये लोग जो है लोकल गवर्नमेंट को जो है अपनी मर्जी से कराते हैं, अपनी मर्जी से नहीं कराते। तो ये बिल्कुल जो है ये होना चाहिए और उसी तर्ज पे होना चाहिए अगर वाकई ये बाइख्तियार है। और अगर इलेक्शन करवा के भी सारे का सारा इख्तियार ब्यूरोक्रेट्स और DC और कमिश्नर के पास ही रहना है, तो यकीन करें इस तरह के बलदियाती इलेक्शन करवाने का थोड़ा सा पुश करें ना सर अपने सूबे के अंदर, लीड, यू शुड लीड द वे, मेरा ख्याल है। मैं तो मतलब, और मैं सबसे पूछूंगी, मैं अभी नून लीग से भी पूछूंगी कि ये लोग क्यों रिलक्टेंट है, आप लोग क्यों नहीं पहल करते? देखिए, मेरा पंजाब से ताल्लुक है। नहीं, पार्टी, मैं तो आपकी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, जाहिर है। देखिए, हमारी पार्टी के बलदियाती इलेक्शंस जो हैं वो मुझे नहीं, KP में 2015 के बाद, शायद उसके बाद 2018-20 में भी कोई ना कोई डाल दो हुए होंगे। ये मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है। पंजाब में तो पिछले 10 साल से कोई बलदियाती इलेक्शन नहीं हुए। KP में शायद 2020-22 में हुए थे। मैं समर बहन मेरी इधर मौजूद है, मे भी वो इसके ऊपर कुछ बता दें, मुझे नहीं पता कब हुए थे वो वाले इलेक्शन। और दूसरी बात जो बड़ी आज मेरी बहन भी कर रही थी कि PTI वाले अरकान अक्सर कहते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं मिलता, और फिर ये 6-6, 7-7 अब आप ये असेंबलियों के अंदर बोल रहे हैं। आप अगर बजट का सारा तरीकाकार उठा के देख लें तो बजट जिस दिन ले होता है उसके बाद उसके ऊपर कोई 5-6 दिन की बहस होती है। बहस के अंदर सारी जमातों को बराबर का टाइम दिया जाता है, चाहे वो अपोजिशन है, हुकूमत है, नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से। फिर उसके बाद जो है वो जब उसके ऊपर कट मोशंस के ऊपर बात आती है तो यही तरीका, मैं तो यही देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से वो 6 वजारतें रखते हैं, सिर्फ उसी के ऊपर आपने बात करनी है, उससे बाहर नहीं जा सकते। और कट मोशन सिर्फ ऑपोजिशन देती है, हुकूमत देती नहीं है। हाँ। इस वजह से ऑपोजिशन को दोबारा उसके ऊपर बोलने का मौका मिल जाता है। इसके ऊपर हुकूमत वालों का गिला बनता भी नहीं है। ये मेरे ख्याल से नॉर्म ही कुछ है इस तरह के हमारी असेंबली का, और इसी तरह से चलता आ रहा है। लेकिन अगर मेरी जाती राय पूछी जाए तो बजट के अंदर 2 चीजें होती है ना, एक एक्सपेंडिचर साइड होती है और एक रेवेन्यू साइड होती है। रेवेन्यू साइड फाइनेंस बिल की शक्ल में आ गई, और एक्सपेंडिचर साइड जो खर्चे हैं वजारतों के तकरीबन 35-40 जो भी वजारतें हैं, मेरा तो जाती ख्याल है एक दिन होना चाहिए एक वजारत की डिस्कशन के ऊपर। और ये अच्छी तजवीज है सर, आगे आपकी तजवीज। मुझे ब्रेक लेनी है, इतना छोटा ये होना ही नहीं चाहिए। ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मैं समर से भी कमेंट लेती हूँ, लोकल बॉडीज के ऊपर डिटेल से कमेंट लेती हूँ। लेकिन आपका इनपुट अच्छा है, और आपका इनपुट अच्छा है, यहाँ से अंदाजा लगा लेंगे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी वैसे आपकी तारीफ की है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले लोकल बॉडीज के ऊपर हम बात करते। समर आप कह रही थी आप कुछ ऐड करना चाहिए, आई एम श्योर आप तो KPK वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐड करना चाह रही होंगी, लेकिन थोड़ा सा जो बिलावल साहब ने आपकी जमात को लेकर सवाल उठाया उस पर भी जरूर बात करें कि वो ये कहते हैं कि जहां जहां नून लीग है वहां लोकल बॉडी सिस्टम आपको मिसिंग मिलेगा, ये खाइफ है इस निजाम से। देखिए, लोकल बॉडीज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, लेकिन लोकल बॉडीज को फिर मनवान लाना चाहिए। और मेरे भाई ने यहाँ पे एक बात की जो बहुत अनफॉर्चुनेटली दुरुस्त बात है कि जो लोकल बॉडीज एम्पावर्ड मुशर्रफ साहब के टाइम में थी वो अनफॉर्चुनेटली फिर किसी जमहूरी सिस्टम में नहीं है। और अगर आप नोट करें जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं बशमूल कराची, वहाँ पे जो लोग इलेक्ट हुए हैं मेयर के तौर पे, वो काफ़ी हद तक वो मुतनाज़ा वो इलेक्शंस भी रहे हैं, उनका वो भी रहा है। वो खैर हमारे मुल्क में एक तरीका बन गया है, हर बंदा जो इलेक्शन हारता है दूसरे पे उंगली उठाता है। तो क्योंकि मैं उस इलेक्शन को क्लोजली फॉलो नहीं कर रही थी, अच्छा मुझे थोड़ा सा ये सोची थी कि बात करेंगे 28वीं तरमीम की दोबारा से। सर कोई मंदुखेल साहब आप लोगों के पास कोई दोबारा से बातचीत आ रही है कि फिर से कोई तैयारी करी है गवर्नमेंट? क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने ये तजवीज़ दी है, उन्होंने कहा कि मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं अगर कोई भी किसी किस्म की तरमीम लाने का कोई प्लान है गवर्नमेंट का इस वक्त। तो 28वीं तरमीम को ही टारगेट करके वो ये बात कर रहे हैं। आप लोग समझते हैं कि हुकूमत कोई तैयारी कर रही है इस तरह की? नहीं जी, वो बिलावल साहब ने राना सनाउल्लाह साहब की उस बात के ऊपर कही है जहां उन्होंने MQM को उकसाने की कोशिश की है पीपल्स पार्टी से लड़ाने के लिए।
और फिर बिलावल साहब ने कहा कि अगर वो इतनी आपने मुआहदा किया तहरीरी मुआहदा पीडीएम के दौर में और आपने उनकी बातें नहीं मानी, आज आप पीपल्स पार्टी का सहारा बना रहे हो कि पीपल्स पार्टी हमारे इत्यादी है, उनकी मशवरत के बगैर नहीं होगा, तो आपने हमारे मशवरत के बगैर उनके साथ तहरीरी मुआहदा क्यों किया? इसका मतलब धोखा दिया आपने इनको, तो धोखा दिया तो भुगत जाओ। और फिर मुझे हैरत वाली बात ये है कि जिनके यहाँ खुद 6 साल से बल्दियाती निजाम नहीं है वो हम पर इल्जाम कर रहे हैं। अब आप निजाम तो बना लो, अब फिर आप कंपैरिजन कर दे कि कराची का निजाम खराब है, लाहौर का ठीक है, और फिर यहाँ मखबूरों का टोला जो गया है वहां पे करारदाद पास कराने के लिए आर्टिकल 140 का, उनको इतनी अकल नहीं थी कि जिस सूबे से वो करारदाद पास करा रहे आर्टिकल 140 का, उस सूबे में पिछले 6 साल से इलेक्शन ही नहीं हो रहे, यानी 2.5 साल पिछले पीडीएम का, 1 साल केयरटेकर का और 2.5 साल अभी मरियम बीबी का। तो फिर उसके बाद अगर वो कराना भी चाहते हैं तो कानून क्या बना रहे? कानून ये बना रहे कि लाहौर का कोई मेयर नहीं होगा, 18 टाउन तकसीम होगा, हर टाउन का चेयरमैन होगा, फिर इस्लाम जी आजाद उम्मीदवारों को खरीद सके। ये तो हाल है, चलो बाबा कुछ भी है यही करा लो, कर तो लो, लेकिन आप देख रहे 6 साल से जब पीटीआई की बल्दियाती निजाम को तोड़ा उसके बाद उन्हें नहीं बनाया। मगर बात अगर करेंगे कराची में ये, और बाबा कराची के डायनामिक समझ ले, कराची में 62% एरिया हमारे पास नहीं है, वो वफाकी अदारों के पास है, चाहे डीएचए हो, कंटोनमेंट हो, स्टील मिल हो, पोर्ट कस्टम हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, बाकी रह जाती 38% के 25 टाउन है, 25 टाउन में 13 टाउन पीपल्स पार्टी, 3 टाउन पीटीआई के, 9 टाउन जमात इस्लामी का। गन सारा हमारे ऊपर, जिम्मेदारी सारी हमारी। तो बाबा, और फिर ये जो मुखबरों का टोला है जो पिछले 40 साल से वफाकी और सूबाई हुकूमतों में है, आज भी वफाकी वो पिछले बजट में उन्होंने क्या किया? K4 मंसूबा पिछले 25 साल से इल्तवा का शिकार है। शहबाज शरीफ जो इलेक्शन के लिए बाकी कराची आ जाता है मगर टक्का देने को तैयार नहीं है। इस साल भी 10 अरब दिए, पिछले साल उन्हें दिए 3 अरब दिए। मेरा और इनका हल्का जो ना पानी के बूंद उनको तरस रहा है। पिछले असेंबली में मैंने इनसे दरखास्त की है कि सर मेरा और आपका हल्का पानी के बूंद उनका तरस रहा है, K5 मंसूबा मैंने बनाया है, उसके लिए फंड दे। एंड टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने धोखा दिए, बोले पैसे नहीं है, सब चीज तैयार था। तो मैं ये कहूंगा ये तो कि एक ग्रीन लैंड पिछले 7 साल से इल्तिवा का शिकार है। पीपल्स पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए हर कोई तैयार है, लेकिन सर चले मैं अगले राउंड में आपके पास आके से बात करती हूँ। सर आप लोगों को शिकायतें तो बहुत है, लेकिन वही बात है कि आप लोगों की हिमायत और सपोर्ट फिर भी मुसलसल जारी है। मैं थोड़ा सा आती हूँ इस इशू की तरफ, जरा मुबीन साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सर प्राइम मिनिस्टर जो है वो बार बार मेरे ख्याल है 3री या 4थी मरतबा तो आसानी से जो है वो अचकज़ई साहब को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। अच्छा, बजट सेशन के अंदर बड़े अच्छे मनाजिर थे, ये हेल्दी पॉलिटिक्स के ऑप्टिक्स होते हैं कि वो आए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से भी बात की, हाथ मिलाया, बैरिस्टर गौहर से भी मुसाफा किया, बड़े पॉजिटिव विजुअल्स लग रहे थे। व्हाट इज इट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स के अंदर जो स्टॉप कर रही है, रोक रही है आप लोगों को कि आप लोग इस ऑफर को नहीं सीरियसली ले रहे? नहीं, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑफर की है, हमने उसे खुशाइंद करार दिया है। हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने जवाब में खुशाइंद का लफ्ज इस्तेमाल किया। मीडिया पूछ रहा था, बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं पे जो है वो इनिशिएटिव किसी ना किसी को पहला लेना पड़ेगा, और पाकिस्तान के हालात का हल भी मुज़ाकरात ही है। मौशी तौर पे जो है हम तभी मजबूत हो सकते हैं जब कोई सियासी हल निकलेगा, उसके बगैर कोई तरीका ही नहीं है। आई एम सो हैप्पी टू हियर अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से दिस, क्योंकि मैं जब भी ये सवाल पूछती हूँ पीटीआई वालों से, वो कहते हैं इनसे क्या बात करें, इनसे तो कोई बात नहीं हो सकती। फिर वही साहब इज अ वेरी डिसेंट पार्लियामेंटेरियन एंड वेरी ग्लैड टू हियर दिस। लेकिन आप लोगों को ये चीजें अपनी पार्टी सर्कल्स के अंदर लीडरशिप में भी फ्लोट करनी पड़ेगी सर, क्योंकि मैं आपको अपने जराए से बता रही हूँ कि अचकज़ई साहब ने ये बात कह के आपकी पार्टी की लीडरशिप को रिफ्यूज किया है कि वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात या बात नहीं करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये छोटी छोटी ईगोस खत्म नहीं कर देने की जरूरत हमें? मुझे इस बात का आइडिया नहीं है जो आप मेरे साथ कर रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ईगो किसी के अंदर भी नहीं होनी चाहिए। हाँ। हर किसी को हर किसी की इज्जत करनी चाहिए। हमारा रिलीजन भी हमें यही बताता है। और बाकी जो है वो मतलब कि इतनी मतलब कि आगे इतना कुछ हो चुका है, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें बस हो जानी चाहिए।
ये डेडलॉक जो है ये खत्म होने की जरूरत है। अच्छा, अलीमा खान साहिबा जो है वो जाहिर है एक तो अपने भाई की सेहत को लेकर बहुत कंसर्न है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप लोगों की लीडरशिप से बहुत गिला भी करती हैं आजकल। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी तरफ से इसको एक वर्ड ऑफ वार्निंग समझ लें कि जून की एक विंडो है पीटीआई के पास, अगर आपने ये विंडो मिस कर दी, वो फाइनेंशियल बिल मेरा ख्याल है उसी को जहन में रख के बात करी थी, तो खान साहब के इलाज के लिए कोई भी आप लोग कंसेशंस नहीं ले सकेंगे। विंडोज तो सर आपने सारी मिस कर दी हैं। अब क्या प्लान ऑफ एक्शन है पीटीआई के पास? अभी भी अलीमा खान साहिबा कह रही है कि खान साहब से जो है खामोश। जी देखिए, मैं उस पे स्केल में नहीं हूँ कि अगर कहीं पे भी कोई बात हो रही है या नहीं हो रही, मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं है। और बाकी जो फैमिली की बात है, यकीन करें फैमिली जो है उसके लिए वाकई परेशानी होती है। उनका भाई है और अगर उससे मुलाकात भी नहीं हो रही और खबरें इस तरह की आए कि उसकी आंख के इलाज के लिए उसे डॉक्टर के पास किधर 4 दफा लेके जाना पड़ना था, उसे 6-8 दफा लेके जाया गया है, तो यकीन करें मेरी भी कोई फैमिली से हो या आपकी भी कोई फैमिली से हो तो आप भी परेशानी में होंगी, आपको भी गुस्सा आएगा। पार्टी क्या कर रही है? सवाल ये ना, आप नेचुरल है। और अगर कोई आ जाए तो मतलब कि फिर हमें बर्दाश्त करना चाहिए। ये मतलब कि कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, इस तरह की कोई तनकीद वो करे तो बर्दाश्त करनी चाहिए। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इस पे मजीद बात करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर मुसलसल ये पेशकश कर रहे हैं, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जो है वो मिसाक जमहूरियत की एक दफा फिर से बात की। थोड़ा सा इस पे बात करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात करेंगे जो पॉलिटिकल डेडलॉक है इसमें से कोई रास्ता बाहर का अगर मिल जाए। प्राइम मिनिस्टर मैग्नानिमिटी शो करते हैं जब बार बार ये कहते हैं कि दोबारा से डायलॉग को इनिशिएट कर लेते हैं, आप आए बैठ के बात करते हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ये कहते हैं कि मैं किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत करूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं जाऊंगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर ने भी बीच में एक दफा ये कहा कि खाली बयान देते हैं, ये सीरियस नहीं, अगर सीरियस हो तो आगाज कर दें, तो कुछ कर लें ऐसा कि लगे कि आपने इनिशिएट कर लिया, खाली दावत क्या होती है। बताएं अश्विन कि इस बजट सेशन में प्राइम मिनिस्टर की, और ये बहुत अच्छी बात थी, खुशाइंद बात थी, बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रही है। हमारे सामने, कैमरास के सामने, मीडिया के सामने 3 दफा उन्होंने बढ़ के खुद गए। अच्छे विजुअल्स थे। वो कभी भी नहीं आए, वो भी आ सकते थे, ये भी अच्छा विजुअल होता, वो भी एक कदम ले सकते थे। स्माइलिंग फेस के साथ गए, उनकी बातें सुनी, उनकी सख्त तरीन बातें सुनी। और महमूद खान अचकजई हम सब के बड़े हैं, लेकिन उनकी कुछ बातें ऐसी होती है कि इंसान हैरान हो जाता है उनके टोन पे, उनके टेनोर पे, उनकी बातों पे। आप मुझे बताएं, अब ये जो बात है कि मैं नहीं जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे? सड़क पे बैठ के मीटिंग करेंगे। अडियाला की रोड पे, इनको रोडों पे वो खेलना और वो इतना आई थिंक इजी लग गया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी ने वो किया हुआ है। देयर इज अ डायकोटमी। महमूद खान अचकजई इज अ हार्ड लाइन प्रो अफगान नेशनलिस्ट लीडर फ्रॉम क्वेटा विद 1 सीट। उन्होंने खुद भी कहा है कि मेरा तो 1 सीट है। वो अपनी बात करते हैं, अपनी माइंड से बात करते हैं, उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना लिया है। पीछे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? देखिए, बहुत सारे वो कोई भी कोशिश कर ले, वो पीटीआई का कोर तो नहीं रिप्रेजेंट कर, वो वैल्यू सिस्टम में नहीं आ सकता। अगर ये चीज बैरिस्टर गौहर साहब के, असद कैसर साहब के हाथ में दे दे, अब वो इनको प्रेशराइज कर ले। मशवरा देना आप लोग, आप कहें कि कमेटी बना के प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के पास भेजते हैं, कमेटी बना के भेजते हैं। प्राइम मिनिस्टर को खुद जाने की जरूरत नहीं है। सारा मसला लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में है। अगर जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से एक बात करते हैं तो वो कभी कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बात करने का अंदाज अच्छा नहीं लगा। एक दिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को टोक दिया, आज उन्होंने स्पीकर को टोक दिया, किसी को वो बदमाश कहते हैं, किसी को वो हवलदार कहते हैं। ये बातें ठीक है। मैंने ऑल द प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि मैं जब भी क्वेटा आता था मैं आपके घर खुद आता था, आप भी आ जाए। बहुत देरीना ताल्लुकात है, बड़े मियां के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात। क्या बात है। मैं कल अगर बिलावल साहब से या पीपल्स पार्टी से मेरा कोई मुतालबा होगा तो मैं या कोई और या शहबाज साहब, हम छोटे तो नहीं हो जाएंगे अगर हम बिलावल हाउस चले जाएंगे या हम जरदारी साहब के पास चले जाएंगे। पॉलिटिक्स में इतनी ये नहीं होनी चाहिए कि सब मेरे पास आए और ये क्या बात हो गई। बात देखनी चाहिए, इंटेंशन देखनी चाहिए। बात भी अच्छी हुई है, इंटेंशन भी क्लियर हुई है। और आई थिंक मेरे भाई ने ये एक बात कहा है कि कट मोशंस और ये अपोजिशन का राइट होते, बिल्कुल होते, बट दे वर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट। वी ऑल सैट, वी अपलॉडेड देम। जिन ने ऑपोजिशन मेंबर्स ने डिडंट इनकॉर्पोरेट एक सिंगल थिंग दैट केम फ्रॉम द ऑपोजिशन, सब डिस्कार्ड कर दिया, फिर बजट जो है मंजूर कर लिया। मतलब इतना कुछ कहा ऑपोजिशन ने, किसी एक बात को लिफ्ट नहीं कराई हुकूमत ने। नहीं, कि कुछ बातों पे वो खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिक कुछ बातें, वीट के मुतालिक, पानी के मुतालिक, दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड। और उसमें राना सनाउल्लाह साहब
अमीर मुकाम साहब, असद कैसर साहब, जुनैद अकबर साहब, ये सब एज अ ग्रुप फिर रहे थे, तो वहां पे कुछ अच्छी ये जो पॉलिटिकल डेडलॉक की बात है ना कादिर मंदोखिल साहब, सर आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको कैसे देख रहे हैं? ये बार बार कहीं 2 दिन बाद एक बात आ जाती है मुज़ाकरात होनी चाहिए, फिर कभी कोई कहता है स्पीकर ऑफिस में चले जाएं, कोई कहता है प्राइम मिनिस्टर के पास चले जाएं, ख्वाजा आसिफ कहते हैं मिज़ाक जमहूरियत कर लें। आपको लगता है कि ये जो कोई एक डेडलॉक हमें दिखाई देता है सियासी, इससे कोई वे आउट है? देखिए, मेरे हिसाब से इसका वे आउट कोई नहीं है। पहली बात तो ये है कि मेरी बहन फरमा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म अब जाना चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि वज़ीर-ए-आज़म उनके पास चले जाए, पार्लियामेंट लॉजेस में बैठ के बात कर ले। इसमें इतनी बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि महमूद साना चिश्ती साहब इंतहाई इज्जतदार आदमी है, सीनियर सियासतदान है, उनको पता है अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस चले जाऊं तो ये जो डिजिटल मीडिया है पीटीआई का, ये तो उनकी बेचारी की हालत बुरी कर लेगा। वो अपनी इज्जत से डरा, इस वजह से हुकूमत को पार्लियामेंट लाजिज में करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये कि पीटीआई का भी रवैया ये, आपको याद होगा कि स्पीकर के चैम्बर में जो मुलाकात हो रही थी मरहूम इरफान सिद्दीकी साहब के साथ, तो उनकी तो एक ही मुतालबा था कि खान को रिहा कर दो। फिर आपको याद होगा जी, तो वन पार्ट एजेंडा है, खान रिहा कर दो। आज भी अगर बजट के ऐसे देखे, कट मौसम वगैरह सारी चीजें इनको पता है, मगर करते नहीं है। आज भी अगर असेंबली के फ्लोर पे या बजट में जो आवाम के लिए जो बागदौड़ किए या आवाज उठाए या जो कुछ किया है, वो पीपल्स पार्टी ने किया है। पीटीआई ने क्या किया है? क्या उन्होंने हुकूमत के ऊपर उसकी आवाज उठाई कि महंगाई है? क्या सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों की बात की है? क्या पेट्रोल के ऊपर बात की? किसके ऊपर बात की है? खान को रिहा कर दो, खान को रिहा कर दो। अब तो वो मामला भी छोड़ दिया है, अब तो कह रहे खान से मुलाकात कराओ। तो मैं ये समझ लो कि हुकूमत तो लारे लपे देगी, यकीनन हर हुकूमत का ये काम है, लेकिन पीटीआई कौन सा सीरियस है? इनको आवाम से क्या लेना देना है? सारी पुख्तनख्वा की आवाम तो कराची आती है रोजगार के लिए, कराची आती है तालीम के लिए, कराची आती है सेहत के लिए। वहां तो टीटीपी चला रही है इनकी 13 साल से हुकूमत, वहां उनकी कंट्रोल कहां पर है? पंजाब जो है सीसीडी चला रही है और पुख्तनख्वा टीटीपी चला रही है, इनके पास है क्या? तो ये वैसे जो बात आप कर रहे हैं, आखिर में मुबीन साहब ये सवाल तो मैं भी वैसे बड़ी रूटीन में अब पूछ रही हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि खान साहब कैद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनको लेकर जाहिर है एक मौक़िफ़ है, आप लोगों की पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो उससे बहुत सारी पॉलिटिकल जो है वो मुश्किलात फेस की हैं, वो सारे मामलात अपनी जगह हैं, आपकी सेकंड ईयर लीडरशिप भी इस वक्त कैद है, वी अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन आपके पास एक सूबे में हुकूमत है, वफाक में आप लोग ऑपोजिशन में, ऑपोजिशन अगर अपने किरदार को समझे तो हुकूमत से ज्यादा अहम किरदार ऑपोजिशन का होता है किसी भी पार्लियामेंट्री या डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। आप लोग ऑपोजिशन करते हुए नजर क्यों नहीं आते? याशमी, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ये हमारी पार्लियामेंट की तारीख के अंदर इस दफा तकरीबन 622-24 हमने कट मोशन सी, इतनी कभी भी किसी सियासी जमात ने नहीं दी। मेरे भाई कादिर मंदोखिल साहब चाहे चेक कर लें रिकॉर्ड जाके और फैक्ट्स चेक कर लें, उसके बाद उसके ऊपर तकरीबन वो फिर स्पीकर साहब के ऑफिस से देखा जाता है कि कितनी टेकअप करनी है, तकरीबन 650 के करीब टेकअप भी हुई, कोई ये बड़ी बात है। फिर उसके बाद फाइनेंस बिल के ऊपर हमने 121 अमेंडमेंट दी। मैंने खुद अपने हाथ से, मेरे साथी उसामा मेला साहब शंदाना थी मेरे साथ, फिर अरबाब शेर अली पर सारी पीटीआई के सारे एमएनए, यकीन करें कोई ऐसी चीज दिखा दे जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने बात ना की। हमने तेल से लेके, टैक्स से लेके, इंटीरियर के मामलात, अमनो अमान के मामलात, गंदम के, किसान के, मोशंस तक बात आते आते बात थोड़ी लेट नहीं हो जाती है? ऐसी चीज नहीं जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू नहीं, यहाँ तक आते आते बात थोड़ी लेट नहीं हो जाती है? आपको नहीं लगता मुबीन जट साहब, आपको नहीं लगता कि आप लोग को स्टैंडिंग कमेटी से नहीं निकलना चाहिए था? वो एक दुरुस्त फैसला नहीं था। अगर आप लोग स्टैंडिंग कमेटीज में होते, आप फाइनेंस की कमेटी में होते, जिस कमेटी ने वो राइट टू वे एक्ट जो है वो तश्कील देने में वापस आ जाए, ये भी इनको फाइनेंस मिनिस्टर ने देने में मदद किया। वो राइट टू वे एक्ट जो है वो पहले ही से जो है वो हाईलाइट हो जाता, उस पर शोर मच जाता, बजाय इसके वो कौमी असेंबली से पास होकर सेनेट में जाके आइडेंटिफाई जो है वो हुआ। आपको नहीं लगता आप लोगों ने ये स्पेस की वैक्यूम छोड़ दिया? देखिए मेरी बहन, इमरान खान साहब को जाके जो भी कोई उन्होंने फैसला किया, उन्होंने कहा जी आप स्टैंडिंग कमेटी से निकलें। हमारी पूरी पार्लियामानी पार्टी या एमएनए या सेनेटर्स जो हैं वो मे भी ये सारे चाहते हो कि हम दोबारा कमेटीज में आए, लेकिन अगर इमरान खान साहब को जाके कोई मिल सके और उन्हें ये पता लगे कि मेजॉरिटी इस कंसेंसस पे है, उनका ये दिल है, तो यकीन करें इमरान खान साहब तो बड़ा अब जो है वो डेमोक्रेटिक से बंदे हैं, वो मानने वाले हैं। यकीन करें वो 2-4 बंदों की मुलाकात हो जाती जो अभी तक 6 महीने से नहीं हो पाई, तो इस तरह के फैसले भी, लेकिन ये बड़ा कन्वीनियंट तरीकाकार नहीं है वैसे। पोलराइजेशन
नहीं मुबीन साहब, ये बड़ा कन्वीनियंट तरीकाकार नहीं है जो पीटीआई ने अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि खान साहब ने जब ये पैगाम दिया ना कि स्टैंडिंग कमेटी से बाहर आ जाए, तो साथ में दूसरा हिस्सा भी था उस पैगाम का, और वो ये था कि आप सड़कों पर निकलें, महमूद खान अचकज़ई को कहें वो लीड करें और इनको टफ टाइम दें। वो वाला पार्ट आप भूल गए, आप लोगों ने स्टैंडिंग कमेटीज छोड़ दी और उसके बाद यू आर सिटिंग देयर डूइंग नथिंग। देखिए, मैं ना पैगाम ले जाने वालों में हूँ, ना मैं पैगाम लेके आने वाले में हूँ, और ना मैं फैसला साजों में हूँ। मुझे तो जिस हद तक जो है मुझे मिला पैगाम, मुझे उसका पता है। मुझे अब दूसरे वाले पैगाम का जो आप कह रही हैं उसका मुझे इस हद तक पता है कि उन्होंने सीएम को कहा कि आपने मुदामत करनी है, और अचकज़ई साहब को कहा कि आपने मुफाहमत जो है अगर हुई तो वो करनी है। और बाकी जो पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे मेरी बहन समर के साथ, और बाकी कादर मंदोखेर साहब ने बड़ी अच्छी बात की अचकज़ई साहब के हवाले से। अगर ये वाकई समझते हैं कि हमने पोलराइजेशन खत्म करनी है और ये जो नफ्सा नफ्सी का आलम है इसे खत्म करना है, और वाकई जो है वो मुआशी इस्तेकाम की तरफ, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए जरूरी है कि सियासी इस्तेकाम आए, तो फिर ये क्यों नहीं जो है वो ये इन्होंने भी तो अपनी फिर ईगो का मसला बनाया हुआ ना। मतलब कि पहला कदम जो है वो ले ले। अच्छा, वक्त मेरे पास ऑलमोस्ट बिल्कुल खत्म हो गया। वन लाइन कमेंट करते समर, एक मुलाकात करवाते हैं, हर चीज मुलाकात पे टिकी है। बजट जो है 3 महीने का देंगे, मुलाकात नहीं हो रही, वो दे दिया है वैसे, लेकिन केपीके का कोई मसला, गवर्नेंस का कोई मसला, उनको लेके मूवमेंट लीड करने का मसला, मुलाकात भी हो जाएगी। इनको तो बड़ी आप लोगों ने यकीन दहानी कराई थी, बजट पेश कर दे मुलाकात हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी, खैर नहीं कराई थी मगर कराई गई थी। यहाँ पे बहुत कम हॉक्स है, बहुत ज्यादा डव्स है। अच्छा, अगर ये आ जाए तो मसला रिजॉल्व हो सकता है। कुछ आप चले जाएं, वो अभी मंदोखेर साहब ने कह दिया, बड़ी कदावर शख्सियत है, हम चले जाएंगे, लेकिन बैठे तो सही ना। चलिए कुछ इनिशिएट करें। वक्त खत्म हो गया, वरना इस पे जरूर बात करते। बहुत शुक्रिया समर हारून बिलोर साहब, आपने वक्त दिया। कादिर मंदोखेर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुबीन जट साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। न्यूज टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।